आज का हमारा टॉपिक है मोबिलिटी ऑफ चार्ज कैरियर। चार्ज कैरियर क्या होते हैं? जैसा सेमीकंडक्टर में हम जानते थे, अगर एन टाइप मटेरियल है तो उसके लिए चार्ज कैरियर हमारे इलेक्ट्रॉन होते थे। हम मेजॉरिटी चार्ज कैरियर की बात कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉन हमारे क्या होते थे? एन टाइप में मेजॉरिटी में रहते थे और माइनॉरिटी में हमारे क्या रहते थे? होल्स रहते थे। इसी तरीके से जब पी टाइप सेमीकंडक्टर लेते थे तो वहां पर हमारे मेजॉरिटी में क्या रहते थे? चार्ज कैरियर होल रहते थे। अब ये मोबिलिटी ऑफ चार्ज कैरियर क्या होता है? जब हम ये किसी भी सेमीकंडक्टर या कंडक्टर के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हैं तो ये पाया गया है कि जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है वह अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है इलेक्ट्रॉन का, क्या होता है? इलेक्ट्रॉन जिस वेग से वो अंदर कंडक्टर के अंदर सेमीकंडक्टर के अंदर मूव करते हैं उस वेलोसिटी को हम क्या बोलते हैं? ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलते हैं। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी हमेशा क्या होती है? इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। और यहां से जब प्रोपोर्शनलिटी हटाते हैं तो हम एक कांस्टेंट लगा देते हैं जिसको हम बोलते हैं म्यू। तो Vd इक्वल टू हमारा क्या हो जाता है? म्यू वी। और म्यू को ही हम कहते हैं मोबिलिटी ऑफ चार्ज कैरियर। म्यू को हम बोलते हैं मोबिलिटी ऑफ चार्ज कैरियर। अब यहां से अगर इसको डिफाइन हम करना चाहें तो कैसे डिफाइन करेंगे? म्यू इक्वल टू हमारा हो जाएगा Vd अपॉन E। तो कहने का मतलब है मोबिलिटी ऑफ चार्ज कैरियर डिफाइंड एज ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। ये हमारा कहलाता है मोबिलिटी ऑफ चार्ज कैरियर। यहाँ पे हमारे चार्ज कैरियर कितने टाइप के हो सकते हैं? या तो हमारे इलेक्ट्रॉन होंगे या हमारे होल होंगे। तो इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी चार्ज जो होती है मोबिलिटी वो होल के कंपैरिजन में ज्यादा होती है। इसलिए जितने भी हमारे एन टाइप सेमीकंडक्टर होते हैं या हमारे ट्रांजिस्टर होते हैं उसमें हमारा एनपीएन ट्रांजिस्टर और एन टाइप सेमीकंडक्टर अच्छा माना जाता है क्योंकि वहां पर हमारी मोबिलिटी ऑफ चार्ज कैरियर क्या होती है? इलेक्ट्रॉन के लिए ज्यादा होती है। अब अगर इसका ग्राफ बनाए, देखिए यहाँ से Vd हमारा किसके प्रोपोर्शनल? E के प्रोपोर्शनल है। तो कहने का मतलब जैसे जैसे हम E को बढ़ाते जाएंगे हमारे V की वैल्यू क्या होती जाएगी? ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू बढ़ती जाएगी। अगर इसको डायग्राम को बनाए यहाँ पे, ये देखिए यहाँ पे ये हमारा Vd है और ये E है। जब E इक्वल टू 0 होगा तो Vd भी हमारा ऑटोमेटिकली 0 हो जाएगा और ये यहां से इस तरीके से ये हमारा क्या हो जाएगा? ये लीनियरली बढ़ता जाएगा। एक कंडीशन ऐसी आएगी जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड लगा देंगे उसके बाद हमारा Vd क्या हो जाएगा? कांस्टेंट हो जाएगा। उसके बाद हमारी ये क्या हो जाएगी? इलेक्ट्रिक फील्ड हम बढ़ाते जाएंगे Vd का मान कांस्टेंट हो जाएगा। तो ये हमारा ग्राफ हो जाएगा Vd के लिए। अगर हम म्यू का ग्राफ बनाएं तो म्यू देखिए क्या होता है? म्यू इक्वल टू हमारा होता है Vd अपॉन E। मींस ये हमारा E के क्या है? रेसिप्रोकल है। तो कहने का मतलब जब हम E को बढ़ाते जाएंगे तो म्यू का मान हमारा क्या होता जाएगा? कम होता जाएगा। देखिए यहाँ ग्राफ से। और जब E की वैल्यू 0 थी तो म्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी? इनफाइनाइट हो जाएगी। तो कहने का मतलब जैसे जैसे हम इसको बढ़ाते जाते हैं ये हमारा नेचर आता जाता है। यहाँ पे हमारा Vd क्या हो जाएगा? म्यू की वैल्यू इनफाइनाइट तो नहीं होगी, मैक्सिमम होगी और इलेक्ट्रिक फील्ड को हम बढ़ाते जाते हैं और एक थ्रेशोल्ड कंडीशन पे म्यू की वैल्यू क्या हो जाती है? 0 हो जाती है। तो ये इस तरीके से ग्राफ हो जाएगा म्यू और E का। ये क्लियर है? स्टार्टिंग में क्या होगा? धीरे धीरे म्यू का मान घटेगा और उसके बाद ये रेसिप्रोकल के हिसाब से घट जाएगा और एक थ्रेशोल्ड फील्ड पे म्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। उस समय चार्ज कैरियर क्या होंगे? वो पर यूनिट, यहाँ पे देखो जब इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी कांस्टेंट हो गई तो Vd में चेंज नहीं आएगा और जब Vd में चेंज नहीं आएगा तो म्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी? ये धीरे धीरे कम होती जाएगी। अगर दोनों ग्राफ को हमें इसमें ग्राफ में बनाए तो ये देखिए ये हमारा म्यू का ग्राफ है और ये हमारा क्या है? Vd का ग्राफ है। इनको हम दोनों को एक साथ में ऐसे लिख सकते हैं। इतना क्लियर है? म्यू हमारा क्या हो रहा है? ये मैक्सिमम से घट रहा है और Vd हमारा क्या हो रहा है? 0 से लेकर यहाँ पे इसका ग्राफ थोड़ा लीनियरली रहेगा, कर्व नहीं रहेगा, इस तरीके से रहेगा ऐसे करके। इसके बाद ये पूरी स्ट्रेट लाइन हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा मोबिलिटी ऑफ चार्ज कैरियर एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ चार्ज कैरियर। दूसरा जो टॉपिक है, अगर हम टेम्परेचर डिपेंडेंस की बात करें कि हमारी जो मोबिलिटी है या ड्रिफ्ट वेलोसिटी है उस पे क्या इफेक्ट होता है टेम्परेचर का। दूसरा हमारा टॉपिक है टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ मोबिलिटी। यहाँ पे देखिए जो रूम टेम्परेचर होता है उस पे हमारा अगर बात करें
तो रूम टेम्परेचर पे जो हमारी मोबिलिटी होती है चार्ज कैरियर की, म्यू इज प्रोपोर्शनल टू टी पावर माइनस 3/2। जो टेम्परेचर का वेरिएशन होता है, मोबिलिटी क्या होती है, टेम्परेचर की पावर माइनस 3/2 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। जब हम इम्प्योरिटी को नहीं ऐड करेंगे उस समय हमारा इलेक्ट्रॉन जो है वो, जब हम इनिशियली हम इम्प्योरिटी को नहीं ऐड करेंगे उस समय हमारी मोबिलिटी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। अभी हमने ग्राफ में बताया था, यहाँ पे वैल्यू कितनी होती थी, मोबिलिटी की वैल्यू ये कांस्टेंट होती थी। तो इसके बाद अगर हम इलेक्ट्रॉन हमारा फास्फोरस एटम से स्कैटर्ड हो रहा है तो इस प्रकार के हम स्कैटरिंग को बोलेंगे इम्प्योरिटी स्कैटरिंग। इम्प्योरिटी स्कैटरिंग क्या होगी, जब हम फास्फोरस एटम का मतलब हमारा फिफ्थ ग्रुप एलिमेंट से, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इम्प्योरिटी स्कैटरिंग। अगर हमारा स्कैटरिंग कहां से होगी, फास्फोरस एटम से होगी, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इम्प्योरिटी स्कैटरिंग। और अगर हमारा सिलिकॉन एटम से होगी, सिलिकॉन एटम से स्कैटरिंग होगी, तो इसको हम बोलेंगे लैटिस स्कैटरिंग। ये हमारे स्कैटरिंग में दो नाम आते हैं, इम्प्योरिटी स्कैटरिंग। इम्प्योरिटी स्कैटरिंग कब होगी, जब हमारा इलेक्ट्रॉन किससे स्कैटर्ड होगा, फास्फोरस एटम से। और जब इलेक्ट्रॉन हमारा सिलिकॉन एटम से स्कैटर्ड होगा तो उसको हम क्या करेंगे, लैटिस स्कैटरिंग बोलेंगे। और रूम टेम्परेचर पे म्यू की वैल्यू क्या होती है, म्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस 3/2। इसका जो हम ग्राफ बनाते हैं, इसका ग्राफ हमारा इस तरीके से बनता है। अगर हम इसका ग्राफ बनाएं इस तरीके से, ये हमारा टेम्परेचर है और ये हमारा म्यू है। ये जो ग्राफ का है, रीजन म्यू इज प्रोपोर्शनल टू टी पावर माइनस 3/2, ये हमारा कहलाएगा इसके पहले इम्प्योरिटी स्कैटरिंग, और यहां से इसके बाद का कहेगा लैटिस। ये हमारा हो जाएगा टेम्परेचर डिपेंडेंस। ये कभी कभी शॉर्ट नोट्स में आ जाते हैं 2 नंबर में डेफिनेशन के लिए। और जो मोबिलिटी को अगर हम टाउ के टर्म में लिखें तो म्यू इक्वल टू होता है ई टाउ अपान, यहाँ पर टाउ हमारा कहलाता है रिलैक्सेशन टाइम। चार्ज कैरियर जितने टाइम के लिए रिलैक्स होते हैं उस टाइम को हम क्या बोलते हैं, रिलैक्सेशन टाइम। तो यहां से देखिए म्यू का मान क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाउ के है। तो कहने का मतलब है जैसे जैसे रिलैक्सेशन टाइम हमारा कम होता जाएगा, म्यू की वैल्यू क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। और ये हमारा टाउ कब कम होगा, जब हम टेम्परेचर को बढ़ाते जाएंगे। जैसे जैसे टेम्परेचर हमारा बढ़ता जाएगा, रिलैक्सेशन टाइम क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। और रिलैक्सेशन टाइम कम होने से हमारा टाउ क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो एट हाई टेम्परेचर मोबिलिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। यहां तक क्लियर है सबको? अगला टॉपिक है हमारा फर्मी सरफेस। फर्मी सरफेस, ये हमने जो फर्मी सरफेस में अभी हमने एक्सप्रेशन निकलवाया था, एवरेज वैल्यू निकलवाई थी, इसी का हम बोलते हैं फर्मी सरफेस इज ए कांस्टेंट एनर्जी सरफेस। फर्मी सरफेस की अगर डेफिनेशन हमसे पूछी जाए तो हम एक लाइन में क्या बताएंगे, फर्मी सरफेस इज द कांस्टेंट एनर्जी सरफेस इन के स्पेस। जब हम के स्पेस को लेंगे, के स्पेस का मतलब हमारा वेव वेक्टर स्पेस, तो हमारा फर्मी सरफेस किसको रिप्रेजेंट करेगा, कांस्टेंट एनर्जी सरफेस को रिप्रेजेंट करेगा। और इसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं वो हम बताने जा रहे हैं। देखो यहां से इसकी क्या क्या प्रॉपर्टी। तो पहला हमारा क्या हो जाएगा, फर्मी सरफेस इज द कांस्टेंट एनर्जी सरफेस इन के स्पेस। और कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करेंगे तो पहली इसकी प्रॉपर्टी हो जाएगी, जैसा हमने बताया था, फर्मी लेवल क्या होता है, हमारे अनफिल्ड और फिल्ड के बीच की स्टेट होती है। तो उसी प्रकार से यहाँ पर फर्मी सरफेस क्या हो जाएगा, फर्मी सरफेस सेपरेट्स फ्रॉम अनफिल्ड लेवल्स फ्रॉम फिल्ड लेवल्स एट एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पे हमारे जो फील्ड लेवल होंगे और अनफील्ड लेवल होंगे उनको ये एनर्जी सरफेस क्या करेगा, सेपरेट करेगा। दूसरी प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी, जितनी भी हमारी इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज होती हैं, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल, वो हमारी क्या डिटरमाइन की जा सकती है, बाय द शेप ऑफ फर्मी सरफेस।
जो हमारा फर्मी सरफेस बनेगा उसका जैसा शेप होगा उस शेप के अकॉर्डिंग हम जितनी भी मेटल की इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी होगी उसको मेजर कर सकते हैं। तीसरा हमारा क्या है, जो हमारा फर्मी सरफेस होगा ये केवल मेटल में होगा। ये हमारा फर्मी सरफेस किसमें होगा, केवल मेटल्स में होगा। इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर में नहीं होगा क्योंकि वहां पर क्या होंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे। मेटल में हमारे क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए हमारा फर्मी सरफेस किसमें बनेगा, केवल मेटल में बनेगा। चौथी प्रॉपर्टी है वॉल्यूम ऑफ फर्मी सरफेस डिपेंड्स अपॉन इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन। देखो हमने बताया था EF जो होता है इसकी वैल्यू अगर हम लिखे h स्क्वायर kF स्क्वायर अपॉन 2m, जैसे हमने फर्मी एनर्जी का रिलेशन निकाला था तो h के को हम क्या बोलते हैं, h क्रॉस के को हम बोलते हैं यहां से मोमेंटम। तो p स्क्वायर बाय 2m हमने लिख दिया, h क्रॉस kF को हम मोमेंटम बोलते हैं, तो p स्क्वायर बाय 2m को हम क्या लिखते हैं, काइनेटिक एनर्जी लिखते हैं। और मेटल में हमारी काइनेटिक एनर्जी टोटल एनर्जी के इक्विवेलेंट होती है, तो EF इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, स्क्वायर kF स्क्वायर अपॉन 2m। यहां पर kF को हम बोलते हैं वेव वेक्टर ऑफ फर्मी सरफेस। kF को हम क्या बोलते हैं, वेव वेक्टर ऑफ फर्मी सरफेस। kF इज वेव वेक्टर ऑफ फर्मी सरफेस। अगर हम रेडियस फर्मी सरफेस की RF मान लें, अगर हमने इसकी सरफेस की रेडियस RF मान लें तो हम लिख सकते हैं वॉल्यूम इसका कितना लिख सकते हैं, वॉल्यूम इक्वल टू 4/3 पाई RF। और यहाँ पे RF हमारा क्या हो जाएगा, वेव वेक्टर हो जाएगा, तो यहां से हम इसकी जो वैल्यू लिखेंगे 4/3 पाई KF क्यूब। तो हमारा वॉल्यूम एनर्जी सरफेस का क्या हो जाएगा, 4/3 KF पावर क्यूब। और KF की जब वैल्यू निकालेंगे तो KF की वैल्यू देखिए कितनी होती है, KF की वैल्यू यहां से जब हम इक्वेशन को सॉल्व करेंगे EF की वैल्यू के साथ सॉल्व करेंगे। EF की वैल्यू क्या थी, h स्क्वायर अपॉन 2m 3n अपॉन 8 पाई v पावर 2/3। तो KF की वैल्यू आती है 3 पाई स्क्वायर n अपॉन v की पावर 2/। जो हमारा फर्मी एनर्जी का फर्मी सरफेस का जो वेव वेक्टर होता है उसकी वैल्यू क्या होती है, n अपॉन v, इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन के 2/3 पावर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो यहां से अगर वॉल्यूम लिखेंगे तो पावर हम क्या कर देंगे, 3 कर देंगे, तो वॉल्यूम ऑफ एनर्जी सरफेस क्या हो जाएगा, वॉल्यूम हमारा हो जाएगा एनर्जी सरफेस का 4/3 पाई, और kf पावर क्यूब करेंगे तो क्यूब करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 3 पाई स्क्वायर n अपॉन v की पावर। और यहां से जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये वाली वैल्यू हो जाएगी, देखो ये 3 पाई स्क्वायर ये सब कांस्टेंट हो जाएगा, वॉल्यूम हमारा किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा, वॉल्यूम इज प्रोपोर्शनल टू n अपॉन v, n अपॉन v का। और n अपॉन v को हम क्या कहते हैं, नहीं ये 2/3 नहीं 1/3 होता है, ये होता है 1/3 और 1/3 का स्क्वायर करेंगे तो ये ऐसा है। तो वॉल्यूम हमारा क्या हो जाएगा, वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा n अपॉन v, और n अपॉन v को हम क्या कहते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, दैट इज इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन। तो हमारा वॉल्यूम ऑफ फर्मी सरफेस किस पे डिपेंड करेगा, केवल इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगा। और हमारा जो ये वेव वेक्टर होगा ये हमारे इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन की 1/3 के प्रोपोर्शनल होगा, और जो फर्मी एनर्जी होती है वो हमारे इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन के 2/3 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। तो ये हमारा हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ फर्मी सरफेस। अगली प्रॉपर्टी हो जाएगी वॉल्यूम ऑफ फर्मी सरफेस डिपेंड्स ओनली अपॉन इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन एंड डज नॉट डिपेंड अपॉन लैटिस पोटेंशियल, या जो भी हमारे लैटिस के पैरामीटर होंगे उस पर डिपेंड नहीं करेगा, केवल हमारा किस पे डिपेंड करेगा, इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगा। इसके बाद अगला जो हमारी प्रॉपर्टी है फर्मी सरफेस की, कि जो हमारा फर्मी सरफेस का शेप होता है, अगली जो प्रॉपर्टी है इसकी शेप ऑफ फर्मी सरफेस, ये हमारा किस पे डिपेंड करता है, लैटिस पोटेंशियल पे डिपेंड करता है। और ये
इंडिपेंडेंट होता है इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन से। जब हम फर्मी सरफेस के शेप की बात करते हैं तो शेप हमारा केवल लैटिस पोटेंशियल पर डिपेंड करता है, इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करता है। लेकिन हमारा वॉल्यूम क्या करता है, वॉल्यूम हमारा इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है और लैटिस पोटेंशियल से हमारा इंडिपेंडेंट होता है। अगर इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली फ्री है, अभी जो प्रॉपर्टीज है, अगर इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली फ्री है तो हमारा जो फर्मी सरफेस का शेप होगा वो स्फेरिकल होगा। इसका शेप कैसे मिलेगा, स्फेरिकल मिलेगा। अगर इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली फ्री नहीं है तो ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, शेप में चेंज होगा, हमारा स्फेरिकल से क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। जितना ज्यादा पोटेंशियल होता जाएगा उतना उतना डेविएशन होता जाएगा स्फेरिकल से। अगर पोटेंशियल लैटिस पोटेंशियल बहुत ज्यादा होगा तो हमारा शेप क्या हो जाएगा, स्फेरिकल से ज्यादा डेविएशन हो जाएगा। स्फेरिकल शेप के लिए लैटिस पोटेंशियल क्या होता है, ये ज्यादा होता है। ये तो प्रॉपर्टी जिसको समझ में आ गए सबके, बताइए। इसका हम आपको नोट्स भी दे देंगे। ये जो प्रॉपर्टी जिसकी सीक्वेंस वाइज है, पहली हमारी क्या हो गई प्रॉपर्टी, जो हमारा ये इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन पे वॉल्यूम डिपेंड नहीं करता है, ये केवल मेटल में होता है, सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर में नहीं होता है कि वहां पर इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं। साथ ही साथ जो हमारा शेप ऑफ फर्मी सरफेस होता है वो लैटिस पोटेंशियल पे डिपेंड करता है। इसका हम आप लोगों को नोट्स भी दे देंगे। अब अगला एक क्वेश्चन कभी कभी पूछ देते हैं, व्हाई सिलिकॉन इज बेटर देन जर्मेनियम। ये आप लोगों को मालूम है, व्हाई सिलिकॉन इज बेटर देन जर्मेनियम। अगर ये मान लीजिए 2 नंबर में पूछा जाए तो आप क्या लिखोगे, इसमें कौन सा बेटर है। यहाँ पे क्वेश्चन है सिलिकॉन इज बेटर, मतलब सिलिकॉन जर्मेनियम के कंपैरिजन में ज्यादातर जो हमारे आईसी बनते हैं उसमें हम सिलिकॉन इस्तेमाल करते हैं। तो सिलिकॉन हमारा क्या जर्मेनियम से बेटर है। तो क्यों बेटर है, किसी को आइडिया है इस बारे में? डी इलेक्ट्रॉन्स, और तो उससे फायदा क्या मिलता है डी इलेक्ट्रॉन नहीं होने से? यहां पे देखो, जब हम बेटर की बात करेंगे तो अभी हमने मोबिलिटी को बताया, तो पहली इसकी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी हो जाएगी सिलिकॉन की मोबिलिटी क्या होगी, जर्मेनियम की कंपैरिजन में ज्यादा होगी, मतलब म्यू एसआई इज ग्रेटर देन म्यू जर्मेनियम। पहली जो हमारी प्रॉपर्टी है, हम सिलिकॉन को क्यों यूज करते हैं कि सिलिकॉन की जो मोबिलिटी होती है जर्मेनियम के कंपैरिजन में ज्यादा होगी। दूसरी हमारी क्या है, सिलिकॉन हमारा क्या है, थर्मल स्टेबिलिटी ज्यादा शो करता है, मतलब अगर हम टेम्परेचर को चेंज करेंगे तो ये इसमें वेरिएशन कम मिलेगा। और जर्मेनियम क्या होता है, टेम्परेचर थर्मल स्टेबिलिटी इसकी ज्यादा होती है। तो सिलिकॉन की हम क्या लिख सकते हैं, सिलिकॉन हैज बेटर थर्मल स्टेबिलिटी। दूसरा हमारा क्या हो गया कि सिलिकॉन में जो थर्मल हमारा स्टेबिलिटी होती है वो ज्यादा होती है। तीसरा हमारा क्या है, सिलिकॉन की जो रिवर्स सैचुरेशन करंट होती है वो कम होती है। सिलिकॉन हैज लेस रिवर्स सैचुरेशन करंट। और चौथा हमारा है कि बैंड गैप होता है सिलिकॉन के लिए 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है और जर्मेनियम के लिए हमारा क्या होता है 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। तो ये हमारी जो 4 प्रॉपर्टी हैं, इनके कारण हम सिलिकॉन को क्या मानते हैं इन कंपैरिजन टू, क्योंकि हमें क्या चाहिए, स्टेबिलिटी भी ज्यादा चाहिए। टेम्परेचर अगर चेंज हो जाएगा तो थर्मल स्टेबिलिटी अगर अच्छी नहीं होगी तो क्या हो जाएगा, वहां पर हमारे पैरामीटर क्या होने लगेंगे, चेंज होने लगेंगे। तो इस कारण हमारी थर्मल स्टेबिलिटी चाहिए। दूसरे हमारा क्या चाहिए, मोबिलिटी भी ज्यादा होनी चाहिए। चार्ज करिए थोड़ी सी फील्ड लगाए, चार्ज करिए क्या करने शुरू कर दे, मूवमेंट करना शुरू कर दे, तो मोबिलिटी भी क्या होती है सिलिकॉन की ज्यादा होती है। और जो हमारा रिवर्स सैचुरेशन करंट है, रिवर्स सैचुरेशन करंट क्या होती है, जब हम रिवर्स फील्ड अप्लाई करते हैं तो सैचुरेशन करंट होने में क्या होने लगेगा, ये इसकी वैल्यू कम होती है। और चौथा हमारा क्या हो जाता है, बैंड गैप। तो सिलिकॉन के लिए बैंड गैप है 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है
और जर्मेनियम के लिए हमारा क्या होता है 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। तो ये आपका हो गया मोबिलिटी, टेम्परेचर और ये सब प्रॉपर्टीज हो गई। अब इसमें जो एक टॉपिक आता है फर्मी सरफेस से रिलेटेड, कि फर्मी सरफेस को अगर हम शेप को मेजरमेंट करें, देखें क्या हमें शेप मिल रहा है, क्या क्या पैरामीटर हम कैलकुलेट कर सकते हैं, तो एक्सपेरिमेंटल मेथड्स फॉर फर्मी सरफेस स्टडी। ये हमें फर्मी सरफेस स्टडी के लिए हमें कौन कौन से एक्सपेरिमेंटल मेथड्स होते हैं, तो पहला हमारा मेथड होता है मैग्नेटो रेजिस्टेंस। मैग्नेटो रेजिस्टेंस, ये हम फैक्ट बताया गया मेथड। पहला हमारा क्या है मैग्नेटो रेजिस्टेंस, दूसरा हमारा कहलाता है एनामलस स्किन इफेक्ट। ये सब हमारे मेजरमेंट के मेथड्स हैं, स्किन इफेक्ट। तीसरा हमारा होता है साइक्लोट्रॉन रेजिस्टेंस, चौथा हमारा होता है मैग्नेटो अकॉस्टिक जियोमेट्रिक इफेक्ट, और चौथा पांचवा होता है हमारा डिहास वान एल्फेन इफेक्ट। ये हमारे फर्मी सरफेस के लिए हमारे ये 5 टाइप के मेथड्स हैं, मैग्नेटो रेजिस्टेंस, एनामलस स्किन इफेक्ट, साइक्लोट्रॉन रेजिस्टेंस, मैग्नेटो अकॉस्टिक जियोमेट्रिक इफेक्ट और डिहास वान एल्फेन इफेक्ट। तो हम यहाँ पर क्या पढ़ेंगे, कौन से मेथड से हम फर्मी सरफेस स्टडी करेंगे, डिहास वान एल्फेन इफेक्ट। तो डिहास वान एल्फेन इफेक्ट पढ़ने से पहले हम क्वांटाइजेशन ऑफ ऑर्बिट को पढ़ते हैं, उसके बाद हम डिहास वान एल्फेन इफेक्ट पढ़ेंगे। तो पहले इसका नाम हमारा टॉपिक है क्वांटाइजेशन ऑफ ऑर्बिट इन मैग्नेटिक फील्ड। ये पूरा डेरिवेशन भी है, क्वांटाइजेशन ऑफ ऑर्बिट्स इन मैग्नेटिक फील्ड। अब यहां पर जो हमारा मोमेंटम होगा, जब हम मैग्नेटिक फील्ड लगाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड लगाने से हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे काइनेटिक मोमेंटम तो होगा मेटल में, साथ साथ हमारा क्या होगा, जब मैग्नेटिक फील्ड लगाएंगे तो एक पोटेंशियल मोमेंटम भी हो जाएगा। तो काइनेटिक मोमेंटम को हम क्या लिखेंगे, काइनेटिक मोमेंटम, काइनेटिक मोमेंटम क्या होगा, ये यहां से बताया था h क्रॉस k, या इसको हम hk/2π लिख सकते हैं। और जो हमारा पोटेंशियल मोमेंटम होगा, ये पोटेंशियल मोमेंटम कब होगा, जब हम मैग्नेटिक फील्ड लगा रहे हैं। तो पोटेंशियल मोमेंटम हमारा हो जाएगा, अगर q चार्ज है तो qa/c। यहाँ पर a हमारा कहलाता है मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल। तो हमारा जब इलेक्ट्रॉन को हम, जब यहाँ पे हम मोमेंटम हमारा हो जाएगा काइनेटिक मोमेंटम और ये पोटेंशियल मोमेंटम। तो टोटल मोमेंटम हमारा क्या हो जाएगा, टोटल मोमेंटम इन दोनों का सम हो जाएगा, hk/2π प्लस qa/c। ये कोई प्रॉब्लम तो नहीं किसी को? अब यहां से वेक्टर पोटेंशियल होता है, अगर हम मैग्नेटिक फील्ड B लगा रहे हैं तो एक रिलेशन जानते हैं, B इक्वल टू हमारा क्या होता है, कर्ल A होता है। तो रिलेशन हम जानते हैं B इक्वल टू कर्ल A होता है। अब अगर हम बोर मैग्नेटाइजेशन कंडीशन लगाएं तो बोर मैग्नेटाइजेशन कंडीशन क्या होती है, देखिए P डॉट dr इक्वल टू L प्लस गामा h/2। ये हमारी बोर और विल्सन की ये समरफील्ड इक्वेशन है। P डॉट dr जो हमारा मोमेंटम होगा क्वांटाइज्ड होगा, जिसकी वैल्यू LH/2π लेते थे बोर में, और जो विल्सन में लेते थे तो हम गामा भी लगा देते थे, फेज करेक्शन की भी बात करते थे। यहाँ पर n हमारा क्या है, इंटीजर है, और गामा हमारा क्या है, फेज करेक्शन है, फेज करेक्शन है। अब हमारा टोटल मोमेंटम यहाँ पर कितना है, काइनेटिक मोमेंटम प्लस पोटेंशियल मोमेंटम। तो अगर हम P की वैल्यू लिखेंगे तो P की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, hk/2π प्लस
क्यू ए बाई सी। तो हम यहां से क्या करेंगे, इसकी पी डी आर की वैल्यू लिखेंगे। तो पी डी आर की जब वैल्यू लिखेंगे तो हमारा काइनेटिक मोमेंटम हो जाएगा एच के अपान 2 पाई प्लस यहां से क्या हो जाएगा क्यू ए बाई सी। ये हमने जो हमने मोमेंटम निकाला उसी को हमने बोर्ड समरफील्ड इक्वेशन में लिख दिया। पी डॉट डी आर होता था, डी आर हमारा क्या होता है, रेडियस जो ऑर्बिट की है उसी में थोड़ा सा चेंजेस है डी आर। चेंजेस क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे जैसे जैसे लैटिस पोटेंशियल बढ़ता जाएगा या कम होगा वैसे वैसे फर्मी सरफेस का शेप भी क्या होने लगेगा, चेंज होने लगेगा। इसके साथ में ये हमने इक्वेशन लिख दी, इसको इक्वेशन नंबर हमने मान लिया 1 है। अब अगर हम इक्वेशन लिखे, यहां पर हम क्या लगा रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड लगा रहे हैं। तो जो हमारी इक्वेशन ऑफ मोशन होगी, इक्वेशन ऑफ मोशन क्या लिखते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम डी बाई डी टी ऑफ टी काइनेटिक इक्वल टू क्या हो जाएगा, हम यहाँ पे क्या लगा रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड लगा रहे हैं। और जब मैग्नेटिक फील्ड लगाते हैं तो हमारा जो चार्ज पार्टिकल होता है वो लॉरेंज फोर्स का एक्सपीरियंस करता है। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, क्यू वी क्रॉस, ये देखो ये इक्वेशन हमने लिख दी है, dp by dt रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्विवेलेंट टू मैग्नेटिक फोर्स ऑन चार्ज पार्टिकल। मैग्नेटिक फोर्स को हम क्या लिखते हैं, q v क्रॉस b। अब यहां से काइनेटिक मोमेंटम हमारा कितना था, hk/2 पाई, तो हम क्या लिखेंगे d dt और यहां से क्या लिख देंगे hk/2 पाई और यहां से हम क्या लिखेंगे q और v हमारा क्या हो जाएगा, अगर रेडियस हमारी r है और r में जो चेंजेस हो रहा है dr by dt इनटू, ये देखिए यहां से, यहां तक क्लियर है सबको। अब यहां से देखो h/2 पाई तो हमारा कांस्टेंट है, दिख नहीं रहा होगा नीचे का, h/2 पाई तो कांस्टेंट है, तो h/2 पाई ऐसे रहेगा, ये क्या हो जाएगा dk/dt इक्वल टू, और यहां से क्या हो जाएगा ये q dr dt क्रॉस, और अगर हम SI यूनिट को लेंगे तो यहाँ पे q बाई हम क्या लिख सकते हैं, c लिख सकते हैं। अगर हम MKS यूनिट लेंगे तो ये q को हम क्या इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट में हम क्या लेते हैं, q बाई c ले लेते हैं। तो ये हमारी क्वेश्चन हो जाएगी ये। अब इसी क्वेश्चन को अगर हम इंटीग्रेट कर दें तो इंटीग्रेट करेंगे तो देखिए क्या मिलेगा हमारा, यहां से जब इंटीग्रेट करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, hk/2 पाई इक्वल टू ये क्या हो जाएगा q बाई सी और प्लस, देखिए कितना मिलेगा, q बाई सी r प्लस b हो जाएगा। तो hk/2 पाई की वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं, r प्लस b लिख सकते हैं। तो इस टर्म को हम पहले सॉल्व करते हैं, hk/2 पाई dr इक्वल टू हमारा हो जाएगा इंटीग्रेशन q बाई सी r प्लस b, q बाई सी तो हमारा इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा, तो q बाई सी और इसको हम क्या लिख सकते हैं, r प्लस b डॉट dr। अब यहाँ पे हमारे तीन वेक्टर हैं, r वेक्टर, b वेक्टर और dr वेक्टर। अगर हम इसको इंटरचेंज करें तो इंटरचेंज हम करेंगे तो कैसे हम इसको इंटरचेंज कर सकते हैं, देखिए यहां से ये हमारा हो जाएगा hk/2 पाई dr इक्वल टू, यहां से हमने क्या कर दिया, माइनस ले लिया, q बाई सी कर दिया और इसको हमने क्या लिख दिया, b हमने बाहर ले लिया और इसको लिख दिया r प्लस, देखिए ये हमने क्या किया, a क्रॉस b डॉट c था तो हमने इसको क्या कर दिया, ये a क्रॉस c डॉट b, तो b वाला हमारा क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा, क्योंकि हमारा क्या है, b हमारा रेडियस ऑफ ऑर्बिट पे कोई भी हम किसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर रहे हैं, r के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर रहे हैं, तो b हमारा क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। तो b को हमने क्या कर दिया, dr प्लस dr। अब इसको जब हम इंटीग्रेट करेंगे hk/2 पाई dr इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, माइनस q बाई सी और ये b
आर क्रॉस। अब देखो यहां से आर रेडियस थी, डी आर हमारी क्या थी, ये इसकी मतलब इंक्रीज था, मोटाई थी, तो आर क्रॉस आर को हम क्या लिख सकते हैं, एरिया ऑफ ऑर्बिट। और ये आर क्रॉस को हम लिख देंगे यहां से आर क्रॉस आर डी आर इक्वल टू 2 टाइम्स एरिया इनक्लोज्ड बाय ऑर्बिट। तो इसको अगर हम एरिया को ए माने तो हम क्या लिख सकते हैं, एच के अपॉन 2 पाई डी आर इक्वल टू माइनस क्यू बाई सी बी। और इसको अगर हम एरिया को ए लिखें तो बी डॉट ए, और यहां से क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। बी हमारी मैग्नेटिक फील्ड है, ए हमारी क्या है, एरिया ऑफ ऑर्बिट है। तो बी डॉट ए को हम क्या लिखते हैं, फ्लक्स लिखते हैं। तो फ्लक्स हमारा क्या हो जाएगा, माइनस 2q बाई सी, और ये फ्लक्स हमारा हो जाएगा 5। यहाँ पर 5 हमारा क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड मल्टीप्लाइड बाय एरिया ऑफ द ऑर्बिट। तो ये हमारा हो जाएगा, ये हमारा काइनेटिक मोमेंटम की क्वेश्चन हो जाएगी। इसको हम क्वेश्चन नंबर 2 या 3 लिख सकते हैं। हमने क्या लिख दिया, 3 लिख दिया। अब इसी क्वेश्चन में हमारा पहला पार्ट सॉल्व हो गया। h के पार्ट 2 पाई डी आर की वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं, माइनस 2q बाई सी इंटू 5। यहाँ पर 5 हमारा क्या है, ये मैग्नेटिक फ्लक्स है। अब हम दूसरे पार्ट को सॉल्व करते हैं। ये फर्स्ट पार्ट सबको समझ में आ गया। इसका हम नोट्स भी आप लोगों को दे देंगे, उसमें भी देख लेना। अब इसके साथ में देखिए, ये हमारा सेकंड पार्ट है, ये क्या है, क्यू ए बाई सी डी आर। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो क्यू बाई सी तो हमारा बाहर आ जाएगा, ये हो जाएगा ए, क्यू बाई सी हमारा क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा, ए डी आर। और ए हमारा क्या है, वेक्टर पोटेंशियल है, और डी आर हमारा क्या है, रेडियस ऑफ ऑर्बिट है, थिकनेस ऑफ ऑर्बिट है। तो हम एक थ्योरम जानते हैं जिसको हम कर्ल स्टोक्स थ्योरम बोलते हैं। कर्ल स्टोक्स थ्योरम क्या करती है, हमारी लाइन इंटीग्रल को सरफेस इंटीग्रल में कन्वर्ट कर देती है। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, क्यू बाई सी इक्वल टू कर्ल ए डी। हम इसको क्या लिख सकते हैं, कर्ल ए डीएस। और कर्ल ए हमारा क्या है, बी होता है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, क्यू बाई सी, और यहां से हमारा हो जाएगा बी डीएस। बी हमारी मैग्नेटिक फील्ड है, डीएस हमारा एरिया है। तो इसको हम क्या लिख देंगे, बी बाई डीएस को हम क्या लिख देंगे, इसको हम फ्लक्स फाई लिख देंगे। देखिए यहां से हमने क्या किया, सेकंड का पार्ट कैलकुलेट किया, क्यू ए बाई सी डी आर इक्वल टू हमारा हो जाएगा क्यू बाई सी ए डी आर। और ए डी आर को हम कर्ल स्टोक्स थ्योरम से क्या लिख सकते हैं, कर्ल ए डीएस। और कर्ल ए हमारा क्या होता है, कर्ल वेक्टर पोटेंशियल क्या बी के बराबर होता है, तो बी डॉट डीएस। और बी डॉट डीएस को जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो ये हमारा क्या दे देगा, टोटल फ्लक्स दे देगा। तो ये हमारी वैल्यू कितनी हो जाएगी, क्यू बाई सी 5। अब दोनों की वैल्यू हमें निकल आई, तो टोटल हमारी वैल्यू कितनी हो जाएगी। हाँ बोलो। हाँ नहीं, सारा क्लोज इंटीग्रेशन माना गया है। जो हमारा फर्मी सरफेस है क्लोज शेप का ही बन रहा है। ये हम इसलिए फाई यहाँ पे नहीं लगा रहे हैं क्योंकि यहाँ पर हम फाई का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो अगर यहाँ पे लगाएंगे तो कंफ्यूजन होगा कि ये भी फाई लिखा है, ये भी फाई लिखा है। ये जितना भी इंटीग्रेशन है सारा क्लोज है इंटीग्रेशन, क्योंकि जो हमारा जो सरफेस होता है उसका शेप होता है क्लोज्ड होता है। स्फेरिकल होगा या स्फेरिकल से डेविएट करेगा, वो पूरा क्लोज सरफेस होता है। तो ये हमारा क्या आ गया, क्यू बाई सी फाई आ गया। अब हम टोटल पीडीआर की वैल्यू लिख सकते हैं, क्या हो जाएगा, माइनस क्यू बाई सी फाई, और यहां से हम इसकी वैल्यू कितनी लिखेंगे, क्यू बाई सी फाई। और इसको जब सॉल्व करेंगे तो माइनस और ये प्लस, इसलिए कितना हो जाएगा, माइनस क्यू बाई सी। अब यहाँ पे ये हमने पीडीआर की वैल्यू निकाल दी, और जो हमारी कंडीशन थी पीडीआर इक्वल टू हमारा क्या था, एन प्लस गामा एच अपान 2। ये हमारी बोर्ड कंडीशन थी। तो बोर्ड कंडीशन के हिसाब से इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस क्यू बाई सी फाइव इक्वल टू एन प्लस गामा एच अपान। और यहां से अब इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे तो इलेक्ट्रॉन का ऑलरेडी चार्ज क्या होता है, माइनस होता है। तो यहाँ पर हम माइनस के प्लेस पे क्या ले लेंगे, प्लस ले लेंगे।
तो हम क्या लिखेंगे, ई बाई सी फाई इक्वल टू एन प्लस गामा एच अपान, और यहां से अगर हम फाई की वैल्यू लिखेंगे तो फाई इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, एन प्लस गामा, और ये हो जाएगा एच अपान 2 पाई, और ये हमारा सी ऊपर चला जाएगा और ई नीचे। ये क्या होगा, जब हम मैग्नेटिक फील्ड लगाएंगे उस समय फ्लक्स का मान कितना हो जाएगा, एन प्लस गामा एच सी अपान 2 पाई। यहाँ पे एन हमारा क्या है, इंटीजर है, और गामा हमारा क्या है, फेज करेक्शन। तो ये हमारी क्वेश्चन कहलाती है क्वांटाइजेशन ऑफ ऑर्बिट की। इसी क्वेश्चन को हम क्या करेंगे, जब डी वाल्समान एल्फिन इफेक्ट पढ़ते हैं तो इसी में हम मैग्नेटिक फ्लक्स में जो चेंजेज आता है उसी के अकॉर्डिंग हम उसका शेप कैलकुलेट करते हैं। तो ये हो जाएगा क्वांटाइजेशन ऑफ ऑर्बिट इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। इतना क्लियर हो गया, बताइए।